हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपेक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये लेसन नंबर फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, खास करके +2 क्लास के लिए। बोर्ड चाहे CBSE है, चाहे बोर्ड तुम्हारा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पढ़ने के फायदे क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है। 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या इसको पढ़ लेते हैं तो इसके फायदे क्या हैं। तो तकरीबन यहाँ पे हमने 12 जो इंपॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की लिखी हुई है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसके करने के बाद हमें इस बात का पता लग जाता है कि कोई जो इकोनॉमी है वो किस तरह से काम कर रही है। यानी कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो क्या होती है? इकोनॉमी जो है कोई भी वो सिस्टम है जो हमें रोजी रोटी कमाने के अवसर प्रदान कर रहा है। यानी कि इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी टू अर्न आवर लिविंग। जैसे USA एक इकोनॉमी है, इंडिया एक इकोनॉमी है, UK एक इकोनॉमी है, इसी तरह से संसार का हर देश अपने आप में एक इकोनॉमी है। अब उस इकोनॉमी की नेचर क्या है, नेचर और उसका इकोनॉमी का कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें यूजफुल होती है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, मान लो इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट है, तो सारे के सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो लिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अगर इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट है तो उसमें पब्लिक सेक्टर का जो मेन रोल रहेगा, और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ काम करेंगे। तो इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पता लग जाता है, इकोनॉमी की कंपोजिशन के बारे में पता लग जाता है, और वो बहुत जरूरी होता है स्टडी करने के लिए। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरा जो इसका मेन फायदा है पढ़ने का मैक्रो इकोनॉमिक्स, या मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसका जो मेन है कि हम इसमें थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हमें नॉलेज हो जाती है कि नेशनल इनकम क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आमदन क्या है, उसको कैसे मापा जाता है, उसको मापने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, और इस सभी की जब नॉलेज हो जाती है हमें, तो जब हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, या हम जब बात करते हैं पब्लिक वेलफेयर की, या अगर अपना कंट्री कोई वॉर पॉलिसीज बनाता है, तो इन सभी की पॉलिसीज में या इन सभी की प्लानिंग में हमें बेनिफिशियल होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी।
तो नेशनल इनकम की जो स्टडी है वो आगे यूज होती है फॉर प्लानिंग, फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर पॉलिसीज, वार पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो इसलिए ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, और दोनों जो पॉलिसी हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ये हेल्पफुल होती हैं ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी के लिए। तो जो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट सेविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जनरल प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो जब भी कोई देश की गवर्नमेंट है जब वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार करती है तो वो बड़ी अच्छी सी पॉलिसी तैयार कर सकती है अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो, यानी कि नेशनल इनकम के बारे में कंप्लीटली पता हो, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता हो, यानी कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, नेशनल इनकम कितनी है, सेविंग्स क्या कितनी है, जनरल प्राइस लेवल्स क्या है। तो हम अपने हिसाब से इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज में। तो इसकी इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वन, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। सेकंड वन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। और थर्ड वन, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। फोर्थ वन है स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स को हम ट्रेड साइकिल्स भी बोल सकते हैं। प्रत्येक इकोनॉमी जो है उसमें बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स वर्क करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे मंदी और तेजी, यानी कि डिप्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी। टाइम टू टाइम इसके जो फेजेस हैं वो आते रहते हैं। कोई इकोनॉमी जो है कभी डिप्रेशन में होती है, कभी वो प्रोस्पेरिटी की हालत में चली जाती है। तो हर एक इकोनॉमी जो है वो बिजनेस साइकिल्स को फेस करती है। अब बिजनेस साइकिल्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम इसके डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रिकवरी, रिकवरी के बाद प्रोस्पेरिटी, बूम और पीक, ये तीनों हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं। रिसेशन, डिप्रेशन, उसके बाद फिर रिकवरी होती है, फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी आती है, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन। इस तरह से एक चक्कर चलता रहता है। अब इनके कारण क्या हैं, क्यों आते हैं? तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इनके जो मेन कॉजेज क्या हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेविंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, टोटल आउटपुट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, डिमांड करती है और सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनसे मिलके ट्रेड साइकिल्स आते हैं इकोनॉमी में। तो ट्रेड साइकिल्स की जो क्या नेचर है, इसकी थ्योरीज क्या है, इन सभी की जानकारी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद। तो स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, यानी बिजनेस साइकिल्स की स्टडी करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था फोर्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, यानी कि व्यापार चक्रों का अध्ययन। फिफ्थ जो इंपॉर्टेंस है, चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। अब जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें चेंज किस तरह से आ रही है? अगर प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। अगर प्राइसेस लगातार घट रही हैं तो इसका मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन है। तो इनको जो जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीज हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में या डिफ्लेशन आ रहा है, उसके कॉजेज क्या हैं, उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनकी डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं।
जैसे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। इसी तरह से हम स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इकोनॉमी में प्राइस जो लेवल है वो किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जानकारी हो जाती है। इससे हम जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, उनको बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये है फिफ्थ इंपॉर्टेंस। सिक्स्थ में हमने क्या डिस्कस करना है, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक सबसे बड़ा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। हर इकोनॉमी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ तब अचीव होता है जब रियल पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि हाउ वी कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद बड़े आसानी से हम अचीव कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। यानी कि हमारी जो रियल पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। रियल पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और जो हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी, इस चीज के बारे में स्टडी होती है इससे। तो ये है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ इस सेक्शन में हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। 6 मार्क्स का एटलीस्ट 6 लिख सकते हैं आप। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ functioning of an economy, study of national income, formulation of economic policies, study of business cycles, change in general price level, helpful in economic planning। पर मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे 12.12, तो इससे आपके पास ऑप्शन होगी, आप जो आपको इजी लगे वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। 7th है हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हेल्पफुल होती है। एग्जांपल यहां हमने लिखा है कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लॉज और थ्योरीज हैं, उनको बनाने के लिए हमें एग्रीगेट यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है कंज्यूमर बिहेवियर में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे किसी चीज का स्टॉक और कंजम्पशन बढ़ता है, उस चीज से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। अब इस लॉ को बनाने में ये तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल की स्टडी कर ली होगी, तो इसको लॉ को बनाने में, लॉ को फाइनलाइज करने में हमने बहुत सारे लोगों को शामिल किया होगा, उनका कंजम्पशन बिहेवियर चेक किया होगा, तो इसीलिए ये लॉ बना होगा। तो इसकी स्टडी जो है पहले मैक्रो लेवल में की गई होगी, उसके बाद ये अप्लाई किया गया होगा कि जैसे जैसे किसी चीज का स्टॉक और कंजम्पशन बढ़ता है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसी तरह से बहुत सारे लॉज और थ्योरी हैं, उनको पढ़ने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरूरत पड़ती है हमें। यानी कि आपस में माइक्रो और मैक्रो में इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे डिमांड है इंडिविजुअल की, अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बन जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड्स का ही जोड़ होती है। एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर, अब जो भौतिक कल्याण जो है हुआ है कि नहीं, इसका एस्टिमेट लगाना जब हम लगाते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हेल्पफुल होती है। इसके लिए हमें टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन की स्टडी करनी पड़ती है, और टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, ये सभी के सभी सब्जेक्ट मैटर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यहां हम एग्रीगेट इनकम भी कह सकते हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन भी कह सकते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद हमें जो मटेरियल वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ लोगों का, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी इनके एस्टिमेशन में यानी कि मटेरियल वेलफेयर के एस्टिमेशन में हेल्पफुल होती है। 9th जो इंपॉर्टेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कंपैरिजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो हमें इंटरनेशनल कंपैरिजन यानी कि दो देशों का आपस में कंपैरिजन करने में हेल्प करती है। जैसे पर कैपिटा इनकम, जैसे यूएसए में पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया में कितनी है,
रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और किसी दूसरे देश में, यानी कि कोई भी कंट्री हो सकता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में भी कर सकते हैं। कंजम्पशन का लेवल क्या है किसी कंट्री में, सेविंग का लेवल क्या है, इनका कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सकता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं, खास करके पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। तो ये है इंटरनेशनल कंपैरिजन में हेल्प करती है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 10th है हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग जैसे अपने इंडिया में बनाते हैं तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं वो इसमें स्टडी में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि किसी कंट्री की पॉवर्टी है उसकी नेचर क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी और रूरल सेक्टर में क्या अर्बन सेक्टर में, एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, पॉवर्टी किस तरह की पाई जाती है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग तैयार की जाती है। इसी तरह से लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसी तरह से नेशनल इनकम का जो कंपोजिशन है वो क्या है, यानी कि नेशनल इनकम कौन से सेक्टर से ज्यादा आ रही है, कौन से गुड्स इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इट मींस वी कैन से हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमें इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करती है। तो ये है इसमें 11th पॉइंट है इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें हम इंटर रिलेशन चेक करते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रिलेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंपैरिजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट है, ये घरेलू बाजार है, ये विदेशी बाजार है, ये खेती है, ये उद्योग है, ये जो है पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इनका कंपैरिजन, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, कौन सा एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज हो जाती है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि कोई एक्टिविटी माइक्रो लेवल पे अगर बेनिफिशियल है वो मैक्रो लेवल पे हानिकारक हो सकती है। मैं इसमें आपको 3 एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मान लो एक आदमी बचत करता है, ये उसकी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर सभी मैक्रो लेवल पे सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए, अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेव करेंगे, तो मार्केट में मंदी आ जाएगी और इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगा। इसी तरह से अगर एक फार्मर माइक्रो लेवल पे अगर मेहनत करता है तो उसकी जो, या आप कह सकते हैं कि किसान अगर मान लो मेहनत नहीं करता तो उसके लिए हानिकारक है, अगर सारे नहीं करेंगे तो सारी इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। इसी तरह से इनके माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की जो स्टडी है वो इसके सब्जेक्ट मैटर से हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसकी इंपॉर्टेंस में हमें क्लैरिटी मिलती है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स मींस माइक्रो लेवल पे कोई चीज कैसे रिएक्ट कर रही है वो मैक्रो पे कैसे कर रही है। तो इस तरह से हमें इसकी स्टडी से, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें इन चीजों की जानकारी होती है। तो अगर आ जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें हमने यहाँ पे जो हेडिंग्स डिस्कस किए हैं, इनमें से आपको जो 8 या 10 जो अच्छे लगते हो, इजी लगते हो, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, formulation of economic policies, study of business cycles, change in general price level, helpful in economic growth, helpful in study of microeconomics, estimation of material welfare, international comparison, helpful in economic planning, interrelationship among different sectors of an economy, और helpful in understanding micro macro paradox। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अगर आप इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे इस चैनल अपेक्स इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको लेक्चर का सबसे पहले मिले। लेक्चर को बिगिनिंग से लेके एंड तक सारा सुनना बहुत जरूरी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।